नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे फार्म पर खड़ा हूं जहां पर 100 भैंसों का फार्म है और दिन का दूध इनके पास 500 लीटर है। और हम सीधा भाई से जान रहे हैं कि यहाँ पर इनके फार्म का मैनेजमेंट कैसे होता है, फीडिंग मैनेजमेंट कैसे होता है, ब्रीडिंग के ऊपर ये कैसे काम करते हैं और यहाँ पर इनकी मेडिसिन, दवाई, ये सब खर्चा निकालने के बाद इनको बचत किस प्रकार से होती है, उनका दूध का जो सप्लाई चेन का इन्होंने सिस्टम बना रखा है वो कैसे बना रखा है, सारी बात हम यहाँ पर किसान भाई से जानेंगे। आप मुझे ये बताइए कि इस डेयरी फार्म को चलाने के लिए आपको किन किन बातों का ऐसा ध्यान रखना पड़ता है, किन मुश्किलों का यहाँ सामना करना पड़ता है? बीमार होने की समस्या का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद आप लोग खुद को खाने पीने, जैसे खान पीन में, जैसे कि आपको वो पशु को जो फीड देते हैं, पशु को जो फीड खिला रहे हैं उनको और भूसा जो डाल रहे हैं आप, वो उसका ध्यान रखना पड़ता है। और पानी पिलाने का टाइम टू टाइम और दूध निकालने का टाइम टू टाइम ध्यान रखना। मतलब ये भी एक है कि दूध आप रोज जिस फिक्स टाइम पे निकाल रहे हो उस पे ही निकालेंगे तो वो भी एक सही रहेगा। अलग अलग टाइम पे निकालने से क्या भैंस का दूध कम ज्यादा पड़ता है? कम ज्यादा पड़ता है। जैसे कि आपने अभी सुबह 8 बजे निकाल लिया और शाम को 3 बजे निकाल लिया, तो अगर आप जल्दी निकाल लोगे तो वो दूध उधर कम देगी। हाँ, कम देगी। मतलब टाइम टू टाइम आपको दूध निकालने का भी। यहाँ पर जो आप ये शेड देख रहे हैं, कितना बड़ा मतलब ये शेड है आपका पूरा? ये 100 फुट तो लंबा है और 30 फीट चौड़ा है। 100 फुट लंबा और 30 फीट चौड़ा, काफी बड़ा ये शेड है, क्योंकि 100 पशुओं को रखना इतने बड़े फार्म पर इजी नहीं है, इसलिए इन्होंने 100 फुट लंबा शेड बनाया है। और इसमें मैंने देख रहा हूँ दोनों साइड से बांधने की जो व्यवस्था कर रखी है, इस पे ये आपने ये मिट्टी भी बिछाई है, इसका भी क्या यूज है? मतलब मेनली किसका क्या उपयोग है? इसका उपयोग ये है कि इससे ज्यादा मतलब कीचड़ और ये नहीं होता है, साफ सफाई और इसमें बैठने में भी पशु को आरामदायक मिलता है। इसमें आपने जो शेड बनाया है, इसमें जो ढाल आपने जो दी है, या बीच में दी, सेंटर में देखिए ये दी है, तो इससे आपको ये साफ सफाई में ज्यादा मेहनत नहीं लगनी पड़ती है। अच्छा, ये जो जैसे पानी, और अगर आप ऐसे कुछ इसको धोना भी रहता है तो उससे नाली के द्वारा पूरा वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। और ये गोबर आप सोर के और पास में एक वो बना रखा है हमने। अच्छा, उसमें आप ये डाल देते हैं। अभी कई जो डेयरी फार्म वाले किसान भाई हैं वो चलाते हैं, तो उन्हें वेटनरी की बहुत बड़ी समस्या आती है कि वो इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं बुला पाते, और कई इस डॉक्टर ना आने की वजह से उनका पशु मर जाता है या बीमार जो होता है वो 3-4 दिन तक समझ नहीं पाते कि बीमारी क्यों है, कैसी है। तो उससे कैसे छुटकारा पाए? मतलब अगर किसी फार्म पर वेटनरी डॉक्टर इमरजेंसी में एकदम से जल्दी से नहीं आ पा रहा है, तो उससे हम कैसे छुटकारा पाए? इसका क्या आपके पास ऐसी कोई राय है? इसकी राय ये है कि आपको खुद को इतना नॉलेज होना चाहिए कि आपके पशु को जैसे कोई सी बीमारी हो रही है कि वो नहीं खा रहा है या उसको बुखार है, तो आप उसको पहले से समझ ले कि हाँ इसको क्या समस्या है। हाँ, मतलब इन भाई का कहने का सीधा सा ये मतलब ये कि आपको डेयरी फार्म में वेटनरी डॉक्टर के साथ साथ आपको भी कुछ बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। मतलब हर समय पर आप वेटनरी नहीं बुला सकते। हर समय पर अगर आप वेटनरी डॉक्टर बुलाएंगे तो उससे आपका एक खर्चा भी ज्यादा बढ़ेगा, और साथ ही साथ आपको पूरा फार्म मेडिकल के तौर पर वेटनरी डॉक्टर के भरोसे ही चलेगा। अगर आपको खुद को भी बेसिक नॉलेज होता है तो आप आपके पशु को इतना समझ पाएंगे कि ये पानी कम पी रहा है तो क्यों पी रहा है, ये कम खा रहा है तो क्यों, इसका दूध कम क्यों हो रहा है। तो क्या आपको बेसिक नॉलेज है पशुओं को? हाँ बिल्कुल है हमारे को। वेटनरी का जो भी आपने ये नॉलेज जो आपने इकट्ठा किया, ये कहाँ से करा? मतलब अगर कोई किसान भाई की ये सोचे कि यार मैं वेटनरी का नॉलेज कहाँ से लूँ, मतलब मेरे पास तो कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है, तो फिर मैं नॉलेज कहाँ से लूँ? तो वो कहाँ से ले? मतलब कोई दूसरे डॉक्टर के साथ आप रह के नॉलेज करें, या फिर आपके फार्म पर जो डॉक्टर आए तो उसका देख देख के आप सीखें? कैसे सीखें? मतलब हम जैसे कि हमारे जो डॉक्टर आते हैं, मतलब उनको देखकर उनसे आप बात करते थोड़ा सीख गए। और उसके बाद हम ऐसे यूट्यूब से भी देख लेते हैं, और मतलब आजकल मतलब सीखने का तो कई सारा जरिया है। आप डॉक्टर से बात करके भी सीख सकते हैं, आप यूट्यूब के जरिए भी सीख सकते हैं। धीरे धीरे आपको नॉलेज आता ही चला जाता है। मतलब एक बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है इस डेयरी फार्म का। तो अब आखिरी बात से इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आखिरी बात आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर कोई नया डेयरी फार्मर डेयरी फार्म करना चाहे तो उसके मन में एक सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि मैं डेयरी फार्म करूँ, मुझे फायदा है या नहीं, और मुझे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो किस कंडीशन में होगा, और अगर नुकसान होगा तो किस कंडीशन में होगा। मतलब ऐसा क्या हो कि वो नुकसान, मतलब ऐसा वो ऐसे चाहे नहीं कि नुकसान हो जाए, पर जाने अनजाने ऐसी क्या गलती उससे हो जाती है कि वो नुकसान हो जाता है उसको। तो ऐसी क्या गलती हो पाती है? मतलब कई डेयरी फार्मर सोचते हैं कि मैं डेयरी फार्म चालू करूं, तो उसके लिए क्या राय है आपकी? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? डेयरी फार्म चालू करना चाहिए। उसके बाद आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको अगर कुछ नॉलेज नहीं है तो आप कहीं भी डेयरी फार्म है आसपास वहाँ जाके समझे और देखे
और हाँ। उसके बाद अगर आपको शुरुआत करनी है तो 1 या 2 पशु से शुरुआत करें। अच्छी राय है भाई साहब की कि आपको जब डेयरी फार्म शुरू करना है तो आप आपके आसपास के जो दूसरे डेयरी फार्म हैं उस पर जाकर आप देखिए, आप समझिए कि ये कैसे चलता है, पूरा सर्कल जो चेन है कैसे चलता है यहाँ पे। उसके बाद आपको जैसे जैसे नॉलेज आएगा फिर आप शुरू करिए। ठीक है, अब आप ये बताइए कि इस डेयरी फार्म के जो वीडियो देख रहे हैं इसमें कई भाइयों को चालू करने का तो लगेगा कि हमको चालू करना है। कई ऐसे मैंने बड़े बड़े डेयरी फार्म भी देखे हैं, हमने यूट्यूब पर भी देखे हैं जो असफल हुए हैं, जो नुकसान में, जिन्होंने घाटा खाया और वो बंद हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब नुकसान में होकर कई डेयरी फार्म बंद हो जाए तो उसके पीछे का मुख्य कारण क्या होता है, कैसे बंद हो जाते हैं? उसका मुख्य कारण ये है कि अगर आप जैसे आपका खुद का डेयरी फार्म है और हाँ। अगर आप किसी दूसरे के भरोसे में उसको चला रहे हैं तो उसमें आपको नुकसान होगा ही होगा। सबसे बड़ी बात इन्होंने बोली है, आपको खुद को भी समय ध्यान देना पड़ेगा और खुद को काम भी करना पड़ेगा, पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम टू टाइम आके उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, मतलब ये इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली, अगर आप डेयरी फार्म शुरू करना चाह रहे हैं तो पहले आप समय देने का डिसिप्लिन सीखिए। अगर आप खुद के पास समय देने का डिसिप्लिन नहीं है, आप सुबह शाम आने जाने का कर रहे हैं और दिन में आप आपके स्टाफ या लेबर के भरोसे पूरा काम छोड़ रहे हैं तो वो भी एक गलत है। उससे आपका डेयरी फार्म कहीं ना कहीं असफल होना ही होना है। वो एक आपको वो असफल एक दिन में नहीं दिखेगा, पर वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे नुकसान की ओर चला जाएगा। फिर एकदम से आपको लगेगा कि आप बहुत बड़ा लॉस खा चुके हैं। इसलिए आप जो किसान भाई ने बताया वो आप रूल फॉलो कीजिए कि आपको भी डेयरी फार्म में समय देना है, आपको भी वो सारे काम करने हैं जो आपका स्टाफ कर रहा है, जो आपका लेबर कर रहा है, ताकि आपको भी समझ में आए कि हम प्रॉफिट में हैं या लॉस में हैं। तो आप इस डेयरी फार्म में आप भी क्या काम करते हैं या फिर आप भी पूरा स्टाफ के भरोसे पूरा काम देख रहे हैं? नहीं, हम खुद भी करते हैं। जैसे कि अभी सुबह अगर 4 बजे दूध निकालना हमने चालू किया तो हम उसके साथ हम भी लग जाते हैं। अच्छा, आप भी काम पे लग जाते हैं। हाँ, मतलब निकालने- ये पूरा इतना बड़ा डेयरी फार्म अगर है तो ये सिर्फ स्टाफ के भरोसे नहीं चल रहा है, घर वाले भी इनके इन्वॉल्व हैं, ये खुद भी इन्वॉल्व हैं, तभी मिलकर ये इतना बड़ा जो इनका जो बिजनेस है दूध का वो चल पा रहा है। अच्छा, जैसे कि 45 से 50 पशु यहाँ पे सभी दूध दे रहे हैं। हाँ, तो मिल्किंग उसमें हम 6-7 जने रहते हैं। जैसे कि मैंने और जो मेरा भाई है, हाँ। हम दोनों मिलके भी 5 या 6 पशु का दूध निकाल लेते हैं। अच्छा। और उनका ध्यान रखते हैं, जैसे कि उनमें किसको कितना फीड दिया जा रहा है, क्या है, किसी को कम तो नहीं मिल रहा है, किसी को ज्यादा तो ये मिल सारी रहा है। चीजें भी आपको देखना ही पड़ती है। और जो ये इसमें जो और ध्यान रखते हैं जैसे पानी पिलाने में, हाँ। और उस टाइम पे हम ध्यान रखते हैं कि कैसे क्या कोई पशु पी रहा है कि नहीं पी रहा है। हाँ। उसके बाद जो शुक्ला और ये डालते हैं उस टाइम पे भी हम ध्यान रखते हैं। सभी चीजों का हाँ, मतलब ये सभी है कि चीजों- स्टाफ के साथ साथ आपको पूरा इसमें इन्वॉल्व रहना पड़ता है कि वो चीजें सही से चल रही है कि नहीं चल रही है, पूरा ध्यान आपको पड़ना पड़ता है। इस फार्म पर आपके पास अभी कितने पशु हैं? हमारे पास सब छोटे जो पशु छोटे है, बड़े सब करके 90 से ऊपर है, मतलब 100 के मतलब 100 का एवरेज हमारा है। 100 में से आपके पास अभी दूध देने वाले कितने हैं? हमारे पास 50 पशु अभी दूध दे रहे हैं। दूध दे रहे हैं। अब 50 में से आपके पास 100 जो आपके पास पशु बताए, 50 में से आपके पास गायें भी हैं या फिर सिर्फ भैंसे? हमारे पास 15 गाय है। 15 गाय है। 15 जो गाय है वो कौन से नस्ल की गाय है? वो सब HF ही है। HF नस्ल की गाय है। और जो भैंस है वो कौन सी नस्ल की भैंस है? वो मुर्रा नस्ल। मुर्रा नस्ल की भैंस है। एक अच्छी मुर्रा नस्ल की भैंस कितना लीटर दूध दे देती है एक टाइम का? एक टाइम का 5 लीटर से ऊपर ही देती है। तो वो आपके ऊपर है, आपके जैसे जो आपका जैसे जैसे आप बजट खिला है। रहे हैं, जैसे बजट और आपका बजट भी आपके पास इस डेयरी फार्म पर कितनी एक ऐसी भैंस बताइए जो अच्छा दूध देती है, मतलब ऐसी कौन सी भैंस है जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली आपके पास भैंस है? कितने लीटर की दूध वाली भैंस आपके पास है? अभी तक की तो हमारे पास 12 लीटर तक की है। 12 लीटर की भैंस है जो एक दिन का दूध दे रही है। एक टाइम का, एक दिन का, एक टाइम का 12 लीटर। ऐसी भैंस भी आपके डेयरी फार्म पर है। अच्छा, और मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो आमतौर पर कितना दूध दे देती है एक टाइम का? एक टाइम का आम जो 5 से 6 लीटर, 6 लीटर, आप 8 लीटर का भी है। 8 लीटर का है लगभग, और 5 से ऊपर ही है सभी। 5 से ऊपर ही, मतलब 6 लीटर अगर हम एवरेज मान के चलें तो मतलब कहीं ना कहीं इसका फायदा तो है, क्योंकि अभी अगर कोई नया डेयरी फार्मर 5 भैंस भी लेकर चालू कर रहा है, एक भैंस मुर्रा का 6 लीटर हो गया, दोनों टाइम का 12 लीटर। अब वो अगर 5 भैंस मिलाएगा तो 30 लीटर दूध हो गया, दोनों टाइम के मिलाए तो 60 लीटर दूध हो गया। आप 60 लीटर दूध अगर वो मार्केट में 60 रुपए के हिसाब से भी बेच रहा है तो एक दिन का उसका प्रॉफिट 3600 रुपए और पूरे महीने का 1 लाख से ऊपर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़े बड़े तौर पे इसका फायदा तो है, फायदा तो है।